नमस्कार। आज की चर्चा में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कुछ बहुत महत्वपूर्ण धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा मकसद है कि इनकी जो थोड़ी जटिल भाषा है उसे सरल हिंदी में समझें। हाँ, ये कोशिश रहेगी कि जो कानून के विद्यार्थी हैं या आम लोग जिसे समझना चाहते हैं उनके लिए आसान हो जाए। हम ऐसा करेंगे कि हर धारा को पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी आसान व्याख्या कुछ उदाहरणों के साथ और आखिर में मुख्य बातें दोहराएंगे। बहुत बढ़िया। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर आ रहे हैं। अध्याय 3, साधारण अपवाद। ये वो स्थितियां हैं जब कोई काम अपराध नहीं माना जाता है ना। बिल्कुल। अध्याय 3, साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। ये वो बचाव है जो कानून कुछ खास हालतों में देता है। तो पहली धारा है इसमें, धारा 14। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा का पाठ। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून कहता है कि आपको ये काम करना है या आप ईमानदारी से समझते हैं कि कानून आपको ये करने को कह रहा है, लेकिन ये समझ तथ्य की भूल पर आधारित हो, कानून की नहीं, तो वो अपराध नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि आप कानूनी तौर पर कोई काम करने के लिए बाध्य हैं, मतलब बाउंड बाय लॉ। जैसे सेना का जवान अपने सीनियर ऑफिसर के कानूनी हुक्म पर भीड़ पर गोली चलाता है जी। दूसरा ये कि आप तथ्य की भूल के कारण और नेक नियति से मानते हैं कि आप वो काम करने के लिए बाध्य हैं। ध्यान रहे, ये कानून की भूल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कानून न जानना कोई बहाना नहीं है। हाँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पर तथ्य की भूल हो सकती है। जैसे पुलिस अफसर को य को गिरफ्तार करना है, पर वो सद्भावपूर्वक क को य समझकर गिरफ्तार कर लेता है। ये तथ्य की भूल है। तो धारा 14 के मुख्य बिंदु क्या हुए? कानूनन बाध्य होकर किया गया काम अपराध नहीं। तथ्य की भूल के तहत नेक नियति से किया गया काम भी अपराध नहीं, अगर व्यक्ति मानता है कि वो बाध्य है। लेकिन कानून की भूल कोई बचाव नहीं है। ठीक है। अगली धारा, धारा 15, ये न्यायाधीशों यानी जजों के कामों से जुड़ी है। हाँ जी। धारा 15, न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा का पाठ। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह उसको विधि द्वारा दी गई है। अच्छा, तो ये जजों को उनके काम के लिए एक तरह की सुरक्षा देती है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई जज अपना न्यायिक कर्तव्य निभाते हुए एक्टिंग जुडिशियली कोई फैसला या आदेश देता है या कोई और काम करता है और वो सद्भावपूर्वक यानी नेक नियति से ये मानता है कि कानून ने उसे ऐसा करने का अधिकार दिया है, तो उसके उस काम को अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में पता चले कि फैसला गलत था या अधिकार नहीं था। जी हाँ, बेशक उनके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, वो अलग बात है, लेकिन जज पर उस काम के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा अगर उसने सद्भावपूर्वक काम किया है। तो धारा 15 की मुख्य बातें। जजों को अपने न्यायिक कामों के दौरान सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा है। शर्त यह है कि काम न्यायिक क्षमता में और नेक नियति से किया गया हो। और धारा 16, ये उन लोगों के बारे में है जो कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं। सही। धारा 16, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा का पाठ। कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा सम्यक रूप से अपेक्षित हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। तो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर पर कोई काम कर रहा है तो उसे भी सुरक्षा मिलेगी? जी बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति न्यायालय के किसी लागू फैसले या आदेश के तहत काम कर रहा है और वो नेक नियति से मानता है कि कोर्ट को ऐसा आदेश देने का अधिकार था, तो उसका वो काम अपराध नहीं होगा। ये तब भी लागू होगा अगर बाद में पता चले कि कोर्ट के पास वो अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन नहीं था। जैसे जल्लाद का काम। हाँ, वो एक उदाहरण हो सकता है। वो न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है। तो धारा 16 की मुख्य बातें। कोर्ट के लागू आदेशों का नेक नियति से पालन करना अपराध नहीं है। ये सुरक्षा इस विश्वास पर आधारित है कि कोर्ट को अधिकार था। धारा 17 फिर से भूल और न्याय संगत होने की बात कर रही है। ये धारा 14 से कैसे अलग है?
उसमें बाध्य होने की बात थी? बहुत अच्छा सवाल है। धारा 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा का पाठ, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह उसको करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। हाँ, आपने सही पकड़ा। धारा 14 में था विधि द्वारा आबद्ध यानी बाउंड बाय लॉ। यहाँ है विधि द्वारा न्यायानुमत यानी जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब जब कानून इजाजत देता है या सही ठहराता है। हाँ, जब कानून आपको कोई काम करने की इजाजत देता है या उसे सही मानता है, या फिर जब आप तथ्य की भूल के कारण नेक नियति से ये मानते हैं कि आपका कानूनन सही यानी जस्टिफाइड है। सबसे अच्छा उदाहरण है आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस। अच्छा, आत्मरक्षा में किया गया जरूरी बल प्रयोग कानून द्वारा न्यायानुमत है। और मान लीजिए आप गलती से तथ्य की भूल किसी को हमलावर समझ लेते हैं और आत्मरक्षा में बल प्रयोग करते हैं, तो अगर आपने नेक नियति से ऐसा किया है तो ये भी अपराध नहीं होगा। तो धारा 17 की मुख्य बातें क्या हैं? कानून द्वारा जायज ठहराया गया काम अपराध नहीं है। तथ्य की भूल के कारण नेक नियति से किया गया जायज काम भी अपराध नहीं है। समझ गई। अब आते हैं दुर्घटनाओं पर। धारा 18। जी, धारा 18 दुर्घटना से किया गया कार्य। धारा का पाठ, कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो ये कब कहा जाएगा कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, अपराध नहीं? जब कोई घटना पूरी तरह से अनजाने में हो, मतलब आपका कोई आपराधिक इरादा या लापरवाही ना हो। और वो तब हो जब आप कोई कानूनी काम कानूनी तरीके से, कानूनी साधनों से और पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ कर रहे हों। जैसे वो कुल्हाड़ी वाला उदाहरण। हाँ, बिल्कुल। कोई लकड़हारा है, सावधानी से लकड़ी काट रहा है, अचानक कुल्हाड़ी का फल निकलकर पास खड़े किसी आदमी को लग जाता है। अगर उसने वाकई पूरी सावधानी बरती थी तो इसे दुर्घटना माना जाएगा, अपराध नहीं। तो धारा 18 के लिए क्या याद रखना है? दुर्घटना या दुर्भाग्य से बिना आपराधिक इरादे के हुआ काम अपराध नहीं है, लेकिन शर्तें हैं। काम, तरीका, साधन सब कानूनी हो और पूरी सावधानी बरती गई हो। और धारा 19 ये नेसेसिटी यानी जरूरत के सिद्धांत की बात करती है ना? मतलब बड़ी हानि को टालने के लिए छोटी हानि करना। सही पकड़ा आपने। धारा 19 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा का पाठ, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वो ये जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वो अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहते हैं। बात यह है कि आप जानते हैं कि आपके काम से नुकसान हो सकता है, पर आपका इरादा आपराधिक नहीं है। आप नेक नियति से किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं, चाहे वो नुकसान किसी व्यक्ति को हो या संपत्ति को। कोई उदाहरण? जैसे किसी बड़ी आग को फैलने से रोकने के लिए बीच के कुछ घरों को गिरा देना, या एक बड़े जहाज को जिसमें बहुत सारे लोग हैं बचाने के लिए उसे एक छोटी नाव की तरफ मोड़ देना, भले ही वो नाव डूब जाए। ये तो मुश्किल फैसला है। हाँ, और ये तय करना कि खतरा कितना बड़ा और करीब था, ये मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तो धारा 19 की मुख्य बातें, बड़ी हानि रोकने के लिए नेक नियति से बिना आपराधिक इरादे के छोटी हानि करना अपराध नहीं है। इसे नेसेसिटी का सिद्धांत कहते हैं। खतरे का गंभीर और नजदीक होना जरूरी है। ठीक है, अब बच्चों से जुड़ी धाराएं हैं 20 और 21। जी, धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा का पाठ, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। ये तो बहुत सीधा है। 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता कानून की नजर में। हाँ, इसे डॉली इन कैपेक्स का सिद्धांत कहते हैं, मतलब अपराध करने में अक्षम। कानून ये मानकर चलता है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे में ना तो सही गलत समझने की क्षमता होती है, ना ही कोई आपराधिक इरादा रखने की। तो धारा 20 का सार बहुत सरल है।
7 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई भी काम अपराध नहीं है। और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए धारा 21 है, उसमें क्या फर्क है? अच्छा, तो यहाँ उम्र के साथ साथ बच्चे की समझ यानी मैच्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। 7 से 12 साल के बच्चे के मामले में ये देखा जाता है कि क्या वो बच्चा उस वक्त अपने काम की प्रकृति, नेचर और उसके नतीजों, कंसीक्वेंसेस को समझने लायक समझदार था या नहीं। अगर उसकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई थी तो उसका काम अपराध नहीं माना जाएगा। इसे डॉली कपैक्स कहते हैं शायद। हाँ, ये उसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन यहाँ बच्चे की समझ का अपरिपक्व होना साबित करना पड़ सकता है। हाँ, तो धारा 21 के मुख्य बिंदु 7 से 12 साल के बच्चे का काम अपराध नहीं है अगर उसकी समझ अपरिपक्व है। समझ की परिपक्वता का सवाल मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ठीक है। अब धारा 22 ये मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के बारे में है, विकृत चित्त व्यक्ति। जी, धारा 22 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा का पाठ, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वो कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। ये बचाव कब मिलता है? मैंने मैकनोटन नियम के बारे में सुना है, क्या वो इसी से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, ये बचाव काफी हद तक मैकनोटन नियम पर ही आधारित है। ये तब लागू होता है जब अपराध करते समय व्यक्ति अपनी मानसिक बीमारी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से ये समझने में पूरी तरह असमर्थ था कि वो क्या कर रहा है, यानी कार्य की प्रकृति, या फिर ये समझने में असमर्थ था कि जो वो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है। मतलब उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है या वो गलत है। हाँ, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो ये समझ ही नहीं सकता था। तो धारा 22 के मुख्य बिंदु, अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के कारण अपने काम की प्रकृति या उसके गलत होने को समझने में असमर्थ है तो उसका वो काम अपराध नहीं है। यह बचाव अपराध करते समय की मानसिक हालत पर निर्भर करता है। अब नशे की हालत में किए गए अपराधियों की बात करते हैं। धारा 23 और 24। पहले 23। धारा 23 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा का पाठ, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या ये कि वो जो कुछ कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु ये तब जबकि वो चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। ओ, तो ये तब है जब किसी को जबरदस्ती या धोखे से कोई नशीली चीज दी गई हो। बिल्कुल सही, इसे अनैच्छिक नशा यानी इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। अगर नशा आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ है या आपको पता ही नहीं था कि आपको कोई नशीली चीज दी जा रही है और उस नशे के असर में आप ये समझने लायक नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हैं या वो सही है या गलत, तो आपका वो काम अपराध नहीं माना जाएगा। तो धारा 23 की मुख्य बातें, अनैच्छिक नशा यानी इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एक पूरा बचाव है। शर्त यह है कि नशे की वजह से समझने की क्षमता खत्म हो गई हो और नशा मर्जी के खिलाफ हुआ हो। और अगर किसी ने अपनी मर्जी से नशा किया हो तब क्या होगा? वो धारा 24 में है। हाँ, धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा का पाठ, उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्तता में न होता, जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई खुद शराब पीकर या ड्रग्स लेकर कोई अपराध करता है तो उसे कोई छूट नहीं मिलेगी? सामान्य तौर पर नहीं। अपनी मर्जी से किया गया नशा यानी वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन अपराध के लिए कोई बचाव नहीं है। कानून ये मानकर चलता है कि नशे की हालत में भी आपको अपने काम के बारे में वही ज्ञान था जो आपको होश में होता। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं नशे में था इसलिए मेरा इरादा नहीं था। अच्छा, अगर नशा अनैच्छिक था मतलब आपकी मर्जी के खिलाफ, तब धारा 23 लागू होगी। तो धारा 24 के मुख्य बिंदु, अपनी मर्जी से किया नशा वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन आमतौर पर अपराध के दायित्व से नहीं बचाता। कानून मानता है कि व्यक्ति को वही ज्ञान था जो उसे होश में होता।
छूट सिर्फ अनैच्छिक नशे की हालत में मिलती है, धारा 23। ठीक है। अब सहमति यानी कंसेंट से जुड़े कुछ अपवाद हैं। धारा 25 जी। धारा 25 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा का पाठ काफी लंबा है, लेकिन इसका सार यह है, कोई बात जो मृत्यु या घोरोपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोरोपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो वह उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु की किसी व्यक्ति को जिसने वो अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशित हो। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आसान शब्दों में, अगर कोई 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति किसी मामूली चोट के लिए सहमति देता है और काम करने वाले का इरादा उसे गंभीर चोट पहुंचाने का नहीं है, तो उस काम से होने वाली वो मामूली चोट अपराध नहीं मानी जाएगी। मुख्य शर्तें हैं, काम करने वाले का इरादा मृत्यु डेथ या घोरोपहति ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का न हो और उसे ये पता भी न हो कि ऐसा होने की संभावना है, और सहमति देने वाला 18 साल से ऊपर का हो। सहमति लिखित या मौखिक एक्सप्रेस हो सकती है या इशारों या आचरण से भी इम्प्लाइड हो सकती है, जैसे खेलों में होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे दो वयस्क लोग मनोरंजन के लिए आपस में बॉक्सिंग या फेंसिंग करने को राजी होते हैं, तो खेल के नियमों के अंदर लगने वाली सामान्य चोटों के लिए उनकी सहमति मानी जाती है। तो धारा 25 की मुख्य बातें, 18+ व्यक्ति की सहमति से किया गया काम अपराध नहीं है अगर मृत्यु या गंभीर चोट का इरादा या ज्ञान न हो। ये बचाव गंभीर चोट या मृत्यु कारित करने पर लागू नहीं होता। सहमति वैध और स्वतंत्र होनी चाहिए। धारा 26 भी सहमति की बात करती है, लेकिन शायद किसी के फायदे के लिए। हाँ, ये अक्सर मेडिकल मामलों में आती होगी। बिल्कुल। धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा का पाठ, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसकी सम्मति से चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित की जाए, वह किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए या कर्ता द्वारा कारित होना आशयित हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। तो ये डॉक्टरों के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये धारा अक्सर डॉक्टरों और सर्जनों को सुरक्षा देती है। अगर कोई डॉक्टर मरीज जो 18+ है की सहमति लेकर उसके भले के लिए नेक नियति से कोई इलाज या ऑपरेशन करता है और उसका इरादा मरीज को मारने का नहीं है, तो ऑपरेशन में होने वाले जोखिम या उससे होने वाली किसी हानि के लिए डॉक्टर को अपराधी नहीं माना जाएगा, भले ही उसे पता हो कि इसमें जोखिम है। तो धारा 26 के मुख्य बिंदु, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए उसकी सहमति से नेक नियति से किया गया काम बिना मृत्यु के इरादे के अपराध नहीं है। हानि का जोखिम पता होने पर भी ये बचाव मिल सकता है। और धारा 27 इसी सिद्धांत को बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर लागू करती है। हाँ जी, धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। इसका पाठ कहता है कि जो बात धारा 26 में वयस्क के लिए है, वही बात 12 साल से कम उम्र के बच्चे या विकृत चित्त व्यक्ति के लिए भी लागू होगी, अगर काम उनके फायदे के लिए नेक नियति से उनके संरक्षक, गार्डियन या कानूनी देखभाल करने वाले लॉफुल चार्ज की सहमति से किया जाए। तो यहाँ सहमति बच्चे या बीमार व्यक्ति से नहीं बल्कि उनके गार्डियन से ली जाती है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी हैं, जैसे ये बचाव जानबूझकर मृत्यु कारित करने या गंभीर चोट पहुंचाने पर लागू नहीं होगा, सिवाय तब जब ऐसा जीवन बचाने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जरूरी हो। तो धारा 27 की मुख्य बातें, बच्चा 12 या विकृत चित्त व्यक्ति के लाभ के लिए संरक्षक की सहमति से नेक नियति से किया गया काम अपराध नहीं है, लेकिन कुछ गंभीर कामों पर यह बचाव लागू नहीं होता, जैसा कि परंतुक में बताया। अब धारा 29 सहमति के बचाव पर एक और रोक लगाती है। हाँ, धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। धारा का पाठ कहता है कि जो बचाव धारा 25, 26 और 27 में सहमति के आधार पर मिलते हैं, वो उन कामों पर लागू नहीं होंगे जो अपने आप में ही अपराध हैं, भले ही उनसे किसी को कोई नुकसान ना हुआ हो और सहमति भी हो। इसका क्या मतलब हुआ? कोई उदाहरण? मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली इलीगल हैं, कानून उन्हें अपने आप में ही गलत मानता है, जैसे गैर कानूनी गर्भपात करवाना।
भले ही महिला जो वयस्क है इसके लिए सहमति दे, गर्भपात करने वाले व्यक्ति को सहमति का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम खुद ही गैरकानूनी है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो धारा 29 की मुख्य बातें, सहमति का बचाव उन कामों पर लागू नहीं होता जो अपने आप में ही स्वतः अपराध हैं। धारा 30 आपातकालीन स्थितियों की बात करती है, जब सहमति लेना मुमकिन ना हो, जैसे कोई बेहोश हो जाए और ऑपरेशन करना पड़े। बिल्कुल सही। धारा 30 सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। ये धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का भला करने के लिए कुछ करना जरूरी है, लेकिन वो सहमति देने की हालत में नहीं है, जैसे बेहोश है, या सहमति देना असंभव है और उसका कोई संरक्षक भी पास नहीं है जिससे समय पर सहमति ली जा सके, तो क्या होगा? तो अगर कोई व्यक्ति नेक नियति से उसके फायदे के लिए वो काम करता है तो वो अपराध नहीं होगा, भले ही उस काम से कोई हानि हो जाए। जैसे आपने कहा, एक्सीडेंट के बाद बेहोश मरीज का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर का ऑपरेशन करना। इसमें भी वही सीमाएं लागू होती हैं जो धारा 27 में थी। हाँ, तो धारा 30 के मुख्य बिंदु, आपात स्थिति में सहमति के बिना भी किसी के लाभ के लिए नेक नियति से किया गया काम अपराध नहीं हो सकता। शर्तें हैं, सहमति असंभव हो, व्यक्ति असमर्थ हो और कोई संरक्षक उपलब्ध ना हो। शर्तें हैं, गंभीर कामों पर वही सीमाएं लागू होती हैं जैसे धारा 27 में। ठीक है। अब धारा 31 ये सूचना या कम्युनिकेशन देने के बारे में है। जी, धारा 31 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। धारा का पाठ, सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस व्यक्ति को हुई हो जिससे वो दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी मरीज को बहुत बुरी खबर देता है, जैसे कि उसकी बीमारी लाइलाज है, और उस खबर के सदमे से मरीज को कुछ हो जाता है, तो क्या डॉक्टर जिम्मेदार होगा? नहीं, अगर डॉक्टर ने वो सूचना नेक नियति से, गुड फेथ और मरीज के भले के लिए दी है, जैसे ताकि वो जरूरी इंतजाम कर सके, वसीयत बना सके, तो उस सूचना से होने वाली हानि के लिए डॉक्टर पर अपराध का मामला नहीं बनेगा। तो धारा 31 का सार, नेक नियति से और व्यक्ति के लाभ के लिए दी गई सूचना से अगर कोई हानि होती है तो वो अपराध नहीं है। और धारा 32 ये धमकी या दबाव में किए गए काम के बारे में है, कंपल्शन और ड्यूरेस। हाँ, धारा 32 वो काम जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। इसका पाठ कहता है कि 2 तरह के अपराधों को छोड़कर, हत्या, मर्डर और राज्य के खिलाफ ऐसे अपराध जिनकी सजा मौत है, कोई और काम अपराध नहीं माना जाएगा। अगर क्या? अगर वो काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसे वो करने के लिए ऐसी धमकियों से मजबूर किया गया था, जिनसे उसे उस वक्त ये डर हो गया था कि अगर उसने वो काम नहीं किया तो उसकी तुरंत जान ले ली जाएगी, इंस्टेंट डेथ। मतलब जान का खतरा हो तो अपराध माफ, लेकिन हत्या और देशद्रोह नहीं। हाँ, मोटे तौर पर यही। लेकिन इसमें यह भी शर्त है कि व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से ऐसी स्थिति में ना फंसा हो जहां उसे ऐसी धमकी मिले, और धमकी सिर्फ तत्काल मृत्यु की होनी चाहिए, किसी कम चोट की नहीं। तो धारा 32 की मुख्य बातें, तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत किया गया काम, हत्या और कुछ गंभीर देशद्रोह अपराधों को छोड़कर अपराध नहीं है। यह बचाव तब नहीं मिलता जब व्यक्ति खुद जोखिम भरी स्थिति में गया हो। और धारा 33 ये कहती है कि कानून छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, डी मिनिमिस नॉन क्यूराट लेक्स, है ना? बिल्कुल। धारा 33 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। धारा का पाठ, कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाविता ज्ञात है, यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। मतलब बहुत ही मामूली नुकसान। हाँ, अगर किसी काम से होने वाला नुकसान इतना छोटा, इतना मामूली, ट्रिवियल और स्लाइट है कि कोई आम समझ वाला व्यक्ति उसकी शिकायत करना भी पसंद नहीं करेगा, तो कानून उसे अपराध नहीं मानता, जैसे भीड़ में किसी से हल्का सा धक्का लग जाना। तो धारा 33 का सार, बहुत ही मामूली तुच्छ हानि पहुंचाना अपराध नहीं है। ये सारे साधारण अपवाद बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण हैं। अब हम एक और बड़े विषय पर आते हैं जो इसी अध्याय का हिस्सा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जी हाँ, ये भी साधारण अपवादों का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। इसकी शुरुआत होती है धारा 34 से। प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा का पाठ बहुत छोटा और सीधा है। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। ये तो मूल सिद्धांत हो गया, मतलब आत्मरक्षा या बचाव में किया गया काम अपराध नहीं है। बिल्कुल, ये आधार है। अब आगे की धाराएं ये बताएंगी कि ये अधिकार कब मिलता है, किसके खिलाफ मिलता है और इसकी हदें क्या हैं। तो धारा 34 का मुख्य बिंदु,
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया गया काम अपराध नहीं है। धारा 35 बताती है कि ये अधिकार किस किस चीज के लिए है, शरीर और संपत्ति दोनों के लिए। हाँ जी, धारा 35 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये धारा कहती है कि कुछ सीमाओं के अंदर जो धारा 37 में बताई गई हैं, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने शरीर और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा करें अगर हमला मानव शरीर पर असर डालने वाला कोई अपराध है। ये ख अपनी संपत्ति और किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति चल या अचल की रक्षा करें अगर हमला चोरी, लूट, रिश्ती, मिसचीफ या आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास जैसा अपराध है या इनका प्रयास है। तो मतलब अपनी जान, दूसरों की जान, अपना माल, दूसरों का माल, सबकी रक्षा का अधिकार है, कुछ शर्तों के साथ। हाँ, बिल्कुल। धारा 36 एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति के बारे में है। अगर हमला करने वाला खुद बच्चा हो या मानसिक रूप से बीमार हो, तब भी बचाव का अधिकार मिलेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। धारा 36 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। ये धारा कहती है कि अगर कोई हमलावर ऐसा है जिसका काम उसकी कम उम्र, बालकपन या समझ की कमी या मानसिक बीमारी या नशे की हालत की वजह से कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाता, जैसे हमने धारा 20, 21, 22, 23 में देखा, तब भी जिस व्यक्ति पर हमला हो रहा है उसे अपनी रक्षा करने का ठीक वैसा ही अधिकार है जैसा उसे तब होता अगर हमलावर सामान्य होता और उसका काम अपराध होता। अच्छा, तो बचाव का अधिकार हमलावर की दिमागी हालत या उम्र पर निर्भर नहीं करता। अधिकार हमले के खिलाफ है, हमलावर की कानूनी स्थिति के खिलाफ नहीं। तो धारा 36 की मुख्य बातें: प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की उम्र या मानसिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ये अधिकार हमले वाले कार्य के विरुद्ध है, कर्ता की कानूनी स्थिति के बावजूद। लेकिन इस अधिकार की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसा आपने कहा था, वो धारा 37 में दी गई हैं। जी हाँ, धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये धारा उन स्थितियों को बताती है जब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार या तो मिलता ही नहीं या बहुत सीमित हो जाता है। मोटे तौर पर ये स्थितियां हैं: 1. जब कोई लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, नेक नियति से अपनी ड्यूटी कर रहा हो और उससे मृत्यु या गंभीर चोट का तुरंत खतरा न हो। 2. जब कोई व्यक्ति लोक सेवक के निर्देश पर नेक नियति से काम कर रहा हो और वैसा ही खतरा न हो। ये 3. जब आपके पास सरकारी अधिकारियों जैसे पुलिस की मदद लेने का पूरा समय और मौका हो। ये 4. जब आप बचाव के लिए जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करते हैं, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जरूरत से ज्यादा फोर्स भी यूज नहीं करना। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। बल प्रयोग हमेशा अनुपातिक होना चाहिए। तो धारा 37 की मुख्य बातें: लोक सेवकों की नेक नियति से किए गए कामों के विरुद्ध अधिकार सीमित हैं। अगर सरकारी मदद ली जा सकती है तो ये अधिकार नहीं मिलता है। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करना मना है। अब धारा 38 बहुत गंभीर है। ये उन हालातों के बारे में है जब आत्मरक्षा में किसी की जान लेना भी जायज माना जाता है। हाँ, ये बहुत गंभीर स्थितियां हैं। धारा 38 कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। ये धारा बताती है कि शरीर की रक्षा का अधिकार हमलावर की जान लेने तक कब पहुंच सकता है। धारा 37 की सीमाओं के अधीन ये स्थितियां हैं: क. ऐसा हमला जिससे लगे कि मौत हो सकती है। ख. ऐसा हमला जिससे गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट लगने का खतरा हो। ग. बलात्कार करने के इरादे से किया गया हमला। अप्राकृतिक वासना पूरी करने के इरादे से किया गया हमला। ग. विहरण या अपहरण, किडनैपिंग, एब्डक्शन के इरादे से हमला। च. किसी को इस तरह गलत तरीके से बंदी बनाना कि उसे लगे कि वो मदद के लिए अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएगा। 6. तेजाब फेंकने का काम या उसका प्रयास जिससे गंभीर चोट का डर हो। ये सभी तो बहुत ही खतरनाक हमले हैं जिनमें जान या इज्जत का सीधा खतरा है। बिल्कुल, ऐसी चरम स्थितियों में कानून आत्मरक्षा के लिए हमलावर की मृत्यु कारित करने तक की इजाजत देता है। धारा 38 की मुख्य बातें:
कुछ बेहद गंभीर हमलों जैसे मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार, अपहरण का खतरा की स्थिति में आत्मरक्षा में मृत्यु कारित करना भी कानूनन सही हो सकता है। और अगर हमला इतना गंभीर ना हो, जैसे कोई सिर्फ थप्पड़ मारने की कोशिश करे, तब धारा 39 लागू होगी। हाँ, धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई उपहानि कारित करने तक का होता है। ये धारा कहती है कि अगर हमला धारा 38 में बताई गई गंभीर श्रेणियों में से नहीं है तो फिर आत्मरक्षा का अधिकार हमलावर की जान लेने तक नहीं जाता। मतलब थप्पड़ मारने वाले को जान से नहीं मार सकते? सही। लेकिन धारा 39 की सीमाओं के अंदर रहते में आप हमलावर को रोकने के लिए कोई भी और जरूरी चोट पहुंचा सकते हैं, मृत्यु के अलावा। मतलब जरूरी और आनुपातिक बल प्रयोग कर सकते हैं। धारा 39 की मुख्य बातें: कम गंभीर हमलों में आत्मरक्षा में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, लेकिन मृत्यु से कम कोई भी आवश्यक और आनुपातिक बल प्रयोग किया जा सकता है। धारा 40 ये बताती है कि ये अधिकार कब शुरू होता है और कब तक रहता है। जी। धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। ये धारा कहती है कि शरीर की रक्षा का अधिकार उसी पल शुरू हो जाता है जब आपको अपने शरीर पर खतरे का उचित डर, रीजनेबल एप्रीहेंशन, पैदा होता है। बिल्कुल। चाहे वो खतरा किसी हमले के प्रयास से हो या सिर्फ धमकी से, भले ही असल हमला हुआ हो। और ये कब तक रहता है? ये तब तक बना रहता है जब तक शरीर पर खतरे का वो डर बना रहता है। जैसे ही खतरा टल जाता है, ये अधिकार भी खत्म हो जाता है। तो धारा 40 की मुख्य बातें: अधिकार खतरे के उचित डर से शुरू होता है, अधिकार तब तक रहता है जब तक खतरा बना रहता है। ये तो हुई शरीर की बात। अब संपत्ति की रक्षा के अधिकार की हदें क्या हैं? धारा 41 कब संपत्ति की रक्षा में भी जान ली जा सकती है? आता है धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। ये धारा उन अपराधों को बताती है जिनके बचाव में धारा 37 की सीमाओं के अंदर हमलावर की जान लेना भी जायज हो सकता है। लूट, रॉबरी। ये धारा उन अपराधों को बताती है जिनके बचाव में धारा 37 की सीमाओं के अंदर हमलावर की जान लेना भी जायज हो सकता है। रात के समय घर में सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। किसी घर, तंबू या गोदाम जैसी जगह में आग लगाना। चोरी, रिश्ते, नुकसान पहुंचाना या गृह अतिचार, घर में घुसना, अगर वो ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किया जा रहा हो जिनसे ये डर हो कि अगर बचाव नहीं किया गया तो नतीजा मौत या गंभीर चोट हो सकता है। तो यहाँ भी ज्यादातर मामलों में जान का खतरा जुड़ा हुआ है, भले ही अपराध संपत्ति के खिलाफ हो। हाँ, ये वो स्थितियां हैं जहां संपत्ति पर हमले के साथ साथ व्यक्ति की जान या सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। तो धारा 41 के मुख्य बातें: कुछ गंभीर संपत्ति अपराधों जैसे लूट, रात में सेंधमारी, आगजनी, खतरनाक अतिचार के बचाव में मृत्यु कारित करना भी जायज हो सकता है। आमतौर पे ये तब होता है जब संपत्ति के साथ साथ जीवन या शरीर को भी गंभीर खतरा हो। और अगर संपत्ति पर हमला इतना गंभीर ना हो, जैसे सामान्य चोरी या ट्रेसपास, उसके लिए धारा 42 है। जी, धारा 42 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। ये धारा कहती है कि अगर अपराध चोरी, रिश्ती या आपराधिक अतिचार धारा 41 वाली गंभीर श्रेणियों में नहीं आता तो बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक नहीं जाता। तो साधारण चोरी करने वाले या दीवार फांदने वाले को गोली नहीं मार सकते? नहीं, लेकिन धारा 370 की सीमाओं के अंदर आप अपराधी को रोकने के लिए मृत्यु के अलावा कोई और जरूरी और आनुपातिक चोट पहुंचा सकते हैं। धारा 42 की मुख्य बातें: कम गंभीर संपत्ति अपराधों के बचाव में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है, लेकिन मृत्यु से कम आवश्यक और आनुपातिक बल प्रयोग किया जा सकता है। और धारा 43 संपत्ति की रक्षा के अधिकार के समय के बारे में है। ये कब शुरू होता है और कब खत्म? हाँ, धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। ये धारा थोड़ा विस्तार से बताती है कि अलग अलग संपत्ति अपराधों के खिलाफ ये अधिकार कब शुरू होता है और कब तक चलता है। जैसे चोरी के खिलाफ अधिकार तब तक रहता है जब तक चोर संपत्ति लेकर भाग रहा है और पहुंच से बाहर नहीं हुआ, या जब तक पुलिस की मदद नहीं मिल जाती या संपत्ति वापस नहीं मिल जाती।
लूट के खिलाफ तब तक रहता है जब तक लुटेरा हमला कर रहा है या धमकी दे रहा है। अतिचार या रिश्ती के खिलाफ तब तक रहता है जब तक वो काम जारी है। तो धारा 43 का सार, संपत्ति की रक्षा का अधिकार खतरे के डर से शुरू होता है और खतरा खत्म होने या मदद मिलने तक अपराध के हिसाब से जारी रहता है। धारा 44 एक बहुत ही खास स्थिति की बात करती है। अगर आत्मरक्षा करने में किसी बेगुनाह को चोट लगने का खतरा हो तब। ये एक मुश्किल लेकिन जरूरी प्रावधान है। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। ये धारा कहती है कि अगर आप पर कोई ऐसा जानलेवा हमला कर रहा है जिससे मौत का डर है और आप अपनी रक्षा किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाए बिना कर ही नहीं सकते तो क्या? तो आपका आत्मरक्षा का अधिकार वो जोखिम उठाने तक भी जाता है। मतलब कानून आपको ऐसी मजबूरी में वो जोखिम उठाने की इजाजत देता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे आप पर एक हिंसक भीड़ हमला कर रही है जो आपको मार डालना चाहती है। बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय भीड़ पर गोली चलाने के, लेकिन भीड़ में कुछ बच्चे भी मिले हुए हैं। अगर आप गोली चलाते हैं तो उन बच्चों को चोट लगने का खतरा है। इस धारा के तहत अगर आप अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाते हैं और किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। तो धारा 44 की मुख्य बातें, जानलेवा हमले से बचाव में अगर निर्दोष को हानि का जोखिम उठाए बिना बचाव संभव न हो तो वो जोखिम उठाना न्यायोचित हो सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा की ये प्रावधान वाकई बहुत विस्तार से दिए गए हैं। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 से लेकर 45 ने अध्याय 3 के तहत साधारण अपवादों की एक पूरी श्रृंखला देखी, जिसमें तथ्य की भूल, न्यायिक कार्य, दुर्घटना, जरूरत, बच्चों या मानसिक बीमार व्यक्तियों के कार्य, सहमति के विभिन्न पहलू, नशे की हालत में किए गए कार्य और धमकी के तहत किए गए कार्य शामिल थे। हाँ, ये सब वो स्थितियां हैं जब कोई काम तकनीकी रूप से भले ही अपराध जैसा दिखे पर कानून उसे अपराध नहीं मानता। और फिर हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के बहुत महत्वपूर्ण अधिकार को विस्तार से समझा, शरीर और संपत्ति दोनों के लिए, और उसकी सीमाओं को भी जाना। ये सभी धाराएं मिलकर दिखाती हैं कि कानून सिर्फ सजा देने की मशीन नहीं है, वो मानवीय परिस्थितियों, इरादों, मजबूरियों और अधिकारों का भी ध्यान रखता है। ये साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसी संतुलन को दिखाते हैं। ये प्रावधान हमारी न्याय प्रणाली की बुनियाद हैं, जो अपराध और निर्दोषता के बीच की वो महीन रेखा खींचते हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कानून में जो ये बचाव के रास्ते दिए गए हैं, ये साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, क्या ये हमेशा सही न्याय सुनिश्चित करते हैं, या कभी कभी इनका दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे शायद न्याय मिलना और भी मुश्किल हो जाए? ये एक जटिल सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अगला चैप्टर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम प्रेप टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।